हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं कि मैं भी बहुत अच्छा हूं। एमटीपी सीरीज 2 एससीएमपी का मई 2022 अटेम्प्ट के लिए लॉन्च कर दिया इंस्टीट्यूट ने। काफ़ी टाइम हो चुका है, हम थोड़े से लेट हैं इस बार। पर क्विकली इसके जो नए सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, देर आर ओनली 3 न्यू क्वेश्चंस इन दिस पेपर। तो उन तीनों को क्विकली डिस्कस करते हैं और हमारा ये एमटीपी भी फिर ख़त्म हो जाएगा। इसके पहले आई होप कि अभी इन दिनों में जब आ चुका है तब से लेकर अभी तक में आप इसको ऑलरेडी एक बार कोशिश कर चुके हो सॉल्व करने की। नहीं भी किया है तो इतनी लोड लेने वाली कोई बात नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सा पेपर है। इतना कोई खास पेपर है नहीं कि आप उस पर ज़्यादा दिमाग लगाओ। तो हमारे साथ में इसे क्विकली कवर कर सकते हैं। अच्छा, इस पेपर की एक खासियत है जो कि इसे बाकी सारे पेपर से एकदम डिफरेंट बनाता है। वो ये है कि इसके अंदर जो केस स्टडी क्वेश्चन आया है वो है बैलेंस्ड स्कोर कार्ड से। तो इसमें नई बात क्या है? नई बात यह है भाई कि बैलेंस्ड स्कोर कार्ड आपको पता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक है। बट उससे आज तक कभी इंस्टीट्यूट ने ना तो केस क्वेश्चन बनाकर पूछा, ना ही कोई क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस आरटीपीज, एमटीपीज और पास पेपर्स में। बैलेंस स्कोर कार्ड का कोई नामो निशान आपको दिखेगा नहीं। तो ये पहला पेपर है जिसके अंदर बैलेंस स्कोर कार्ड से कोई अच्छा क्वेश्चन दिखाई देता है ना। सो इट इज अ रेयर सिनेरियो कि हमें बैलेंस स्कोर कार्ड से एक केस स्टडी मिल गई पूरी अच्छी खासी, और काफी अच्छी केस स्टडी है इनफैक्ट। इससे एक चीज समझ में आती है यार कि चैप्टर 7 विच इज परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, उसके अंदर के जो टॉपिक्स हैं काफी सारे, जिसके अंदर से केस स्टडी या केस सिनेरियो बनने का बहुत अच्छा स्कोप दिखाई देता है। वहां से इंस्टीट्यूट शायद अब ट्राई कर रही है कि केस स्टडीज या केस सिनेरियोज निकाल कर आपको पूछे। बिकॉज वो एक एरिया है जहां से ऑप्शन तो बहुत अच्छे बन सकते हैं क्वेश्चंस के, बट अभी तक पूछे नहीं गए। सो वंस दे स्टार्ट आस्किंग यू, योर प्रिपरेशन फॉर दोज टॉपिक्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में, विच इज द केस स्टडी क्वेश्चन ऑन बैलेंस स्कोर कार्ड। क्वेश्चन को रीड करते हैं। सिटीवे लिंक CWL operates passenger bus services in a technologically advanced city of country X on two routes: central to Beach Road, route A; central to Downtown Street, route B, as permitted by the local government through license given 3 years back for the term of 5 years। 5 साल के लिए लाइसेंस दिया है, 3 साल पहले दिया था, 2 साल और बचे हैं लाइसेंस के। Although train services are also available on these two routes, there is a reasonable number of passengers who prefer buses for their own reasons and beliefs, since the life sense of passengers commuting between these stations are quite busy. Hence fast and reliable travel is highly demanded. Apart from business passengers, leisure passengers भी travel करते हैं daily basis पर in CWL buses on these routes as per a table below। तो हमें नीचे जो टेबल दिया उसमें बताया कि बिजी टाइम पे और क्वाइटर टाइम पे रूट ए और रूट बी में अलग अलग तरह की बसेस बताइए। एक है ऑर्डिनरी बस, एक है वॉल्वो बस। उसमें कितने पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं इन टोटालिटी, वो हमें नीचे बता दिया इस टेबल के अंदर। पैसेंजर्स जो ट्रैवल करते हैं बाई बस इधर विश टू अवॉइड ड्राइविंग इन ट्रैफिक और हाई कॉस्ट इन देयर ओन व्हीकल। तो अगर खुद से चलाएंगे तो देखो ट्रैफिक भी बेयर करना पड़ेगा, पैसा भी ज्यादा लगेगा। तो इसलिए ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि चलो यार हम लोग बस से ही ट्रैवल करते हैं। Reasonable number among them are considering environment also and believe this will cause less harm to the environment. CWL runs a set number of buses on both the routes as per terms of permit, but during both the time as per table, trip per day by CWL shown below। नीचे जो टेबल दिया है उसमें बताया कि कितनी ट्रिप्स एक दिन के अंदर वो लोग करते हैं। तो CWL buses are not stopped on all bus stops falling on these routes। तो इन दोनों रूट के बीच बीच में, मतलब कि रूट ए यानी कि सेंट्रल से लेकर जहां तक भी उन्होंने नाम दिया हुआ है बीच रोड, इसके बीच में बहुत सारे स्टॉप्स आते होंगे, हर स्टॉप पर नहीं रुकती है बस। ये चीज हमें बता दी। रूट ए और रूट बी के अंदर अगर आप देखोगे तो बिजी आवर्स के अंदर ऑर्डिनरी बस चलती है 6, ओके। और उसके अलावा रूट ए में क्वाइटर टाइम्स में ऑर्डिनरी बस चलती है 8, वॉल्वो बस चलती है 10, ओके। और रूट बी में अगर आप देखोगे तो 12-12 चलती है, ऑर्डिनरी और वॉल्वो दोनों क्वाइटर आवर्स में। CWL own fleet of diesel buses, half of which are ordinary buses, the remaining half are Volvo buses, which CWL purchased from City Road Corporation at cheaper prices. This way, CWL is earning a higher rate of return over capital employed, one of performance indicator at CWL। ये हमें बता दिया कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर में ROCE को यूज करते हैं, ओके। सो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, इसे हमें कर लेना चाहिए अंडरलाइन। इन कंपैरिजन टू इट्स कॉम्पिटिटर्स आरओसी इनका ज्यादा अच्छा जाता है, आरओसी को यूज करते हैं परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए। सीआरसी sold these Volvo buses after using them for around 10 years when certain routes of high value passengers were privatized in the city। Being state owned corporation,
CRC feels it shall focus on the operation of ordinary buses to cover all routes rather operating luxurious fleet for certain high value routes. No doubt, chassis of these Volvo buses are around 13 years old but refabricated around 6 years ago. Ordinary bus has a sitting capacity of 52 passengers, but Volvo bus has a sitting capacity of 42 passengers only. In the ordinary bus, a Wi-Fi facility is available, whereas in Volvo, apart from Wi-Fi, a water bottle along with packed snacks and a welcome drink depending upon the time of day and weather is served. Individual LED screen is also there in Volvo bus. इससे क्या होगा? Entertainment होगा. The number of passengers travelled with CWL is increasing each year. Number of passengers increase हो रहे हैं और ये एक और performance indicator इनका है. ठीक है ना? तो हमें अभी तक क्या क्या बता दिया भाई? देखो, दो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात कर दी है. पहला है आरओसी, दूसरा है अपना इंक्रीज इन और द नंबर ऑफ पैसेंजर्स विच हु आर ट्रैवलिंग, है ना. उसके अलावा हमें थोड़ा ये बताया कि कितने पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं, कितनी बसेस हमारी चलती है, उसके अलावा उसकी सीटिंग कैपेसिटी कितनी है ये भी बता दिया, और बस के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है वो भी हमें अभी तक क्वेश्चन के अंदर बता दिया है. बसेस कितनी पुरानी है, कहाँ से परचेज करी, वो भी कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दिया हुआ है साथ में. CWL is largely concerned with the wealth of their shareholder. तो अपना जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो शेयर होल्डर के वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है. यहीं पर हमारा मेजर फोकस है. Since the CWL starts operating buses on these routes, their revenue has increased, resulting in the higher dividend paid to shareholders. तो dividend payment to shareholders भी कहीं ना कहीं हम लोग ट्रैक करते होंगे. And market cap is also roaring high. CWL is expected for renewal of license for another 2-3 terms, but renewal is at the sole discretion of local government. हम लोग एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं हमसे कि हम 2 से 3 टर्म्स के लिए और आगे लाइसेंस का रिन्यूअल कराएं, बट रिन्यूअल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है. CWL is incurring high preventive maintenance cost due to old chassis. अपनी पुरानी है ना बस, इसलिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज्यादा लगता है हमें. गवर्नमेंट भी प्लीज नहीं हमसे, वो बोल रही है कि क्वालिटी ऑफ पैसेंजर सर्विसेज जो हम लोग रेंडर कर रहे हैं. इन अ वार्निंग लेटर टू CWL, गवर्नमेंट हाईलाइट्स द इशू ऑफ ओवर क्राउडिंग इन इट्स बसेस एंड बिकमिंग अनरिलायबल ड्यूरिंग बिजी आवर्स. वो कह रहे हैं कि यार आपके बस में तो ओवर क्राउडिंग होती है, तो हम आपके लाइसेंस को रिन्यू नहीं कर सकते. रिसेंटली ऑन ट्विटर समवन ट्वीटेड, इन्होंने ट्विटेड लिख दिया, ट्वीटेड CWL इज रियली कमिटेड बट ओनली टू टॉन्ट सीट्स. ये तो बेइज्जती कर दी इन्होंने कि भाई फटी हुई सीट्स है, कोई वेंटिलेशन नहीं है, एंड नेवर कनेक्टिंग वाईफाई इन दर बसेस विद अ पिक्चर ऑफ CWL बस एंड टैग इट टू CEO and MD of CWL. Within hours, many others retweeted. LED भी वर्क नहीं करता आपका, वेलकम ड्रिंक्स वर्थलेस है. I traveled thrice, I think ये thrice बोलना चाहता है, during last week and same snacks served on all the days. तो स्नैक्स भी चेंज नहीं हो रहे. वो बोल रहा है यार स्नैक्स भी सेम टू सेम चल रहे हैं. वॉल्वो में ट्रैवल करने का फायदा क्या है? हम लग्जरी में ट्रैवल कर रहे हैं, लग्जरी सर्विसेज तो मिलनी चाहिए ना. वेलकम ड्रिंक अच्छी होनी चाहिए, LED भी काम करनी चाहिए, वाईफाई वर्क करना चाहिए. ये सारी चीजें हो ही नहीं रही, तो फिर क्या फायदा वॉल्वो में ट्रैवल करने का. CEO responded back that during busy hours due to more passengers, Wi-Fi doesn't work properly sometimes. CEO also mentioned that no one formally put a complaint in complaint box kept in the bus. देखो ऐसे ही होता है, जालिम दुनिया है कि अगर आप कंप्लेंट बॉक्स रख भी दोगे उसमें कोई नहीं रखने वाला है ना. अल्टीमेटली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आपको अपनी कंप्लेंट्स दिखाई देगी, वही है आपका कंप्लेंट बॉक्स. CWL has 3 major competitors which are also permitted to run the buses on the same routes. 3 major competitor है. One among these competitors is using electronic buses. इलेक्ट्रॉनिक बस यूज करेगा अगर, तो फिर तो मेरे भाई ऐसा लगता है मुझे कि इलेक्ट्रॉनिक बस होने की वजह से एनवायरमेंटली फ्रेंडली तो हो ही जाती है. तो एनवायरमेंट के बारे में जो लोग सोच रहे थे वो तो इलेक्ट्रॉनिक बस में चले जाएंगे ना फिर. तो ऐसे में हमारे लिए भी जरूरी हो गया कि हम भी इलेक्ट्रॉनिक बस की तरफ ध्यान दें थोड़ा. वो अभी तो इन्होंने डेफिनेटली नहीं किया है ना, बट हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी ये बता दिया गया है, और इस बात को ध्यान रखिएगा कि मेजर नंबर ऑफ पैसेंजर्स, ओके, जो कि बताया गया है कहीं पर यहाँ पर, रीजनेबल नंबर अमंग देम आर कंसिडरिंग एनवायरमेंट टू. अगर एनवायरमेंट को कंसिडर कर रहे हैं तो फिर इलेक्ट्रॉनिक में ट्रैवल करना पसंद करेंगे. हमें भी ध्यान देना पड़ेगा इस बात पे. दिस इज डेवलप्ड अंडर रैपिड अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ hybrid and electric vehicles in country X scheme as part of the National Electric Mobility Mission Plan 2022. The fare charged by these transporters is uniform on per kilometer basis.
डिपेंडिंग अपॉन बस टाइप, बिकॉज फेयर्स आर रेगुलेटेड बाय द लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट अगर रेगुलेट करती है तो फिर वो यूनिफॉर्म बेसिस पर ही चार्ज कर रहे हैं। बट सवाल सिर्फ यही है कि देखो यूनिफॉर्म बेसिस पर चार्ज कर रहे हैं वो बात तो ठीक है, बट देन अगेन अगर आप उसके साथ में सर्विस को इंप्रूव करोगे तो ज्यादा सही होगा, क्योंकि अब यहाँ पर आप प्राइसिंग पर तो कंपटीशन कर नहीं सकते। योर प्राइसिंग इज सेम बिकॉज इट इज सेट बाय द गवर्नमेंट। तो आप सर्विस बेसिस पर ही कंपटीशन कर सकते हो। गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ बस स्टैंड एंड बस स्टॉप्स। द फी फ्रॉम ईच बस इज चार्ज फॉर एंटरिंग इनटू एंड एग्जिट फ्रॉम बस स्टैंड ओनली। रिक्वायर्ड क्या है? ऑल्दो सीईओ रिस्पॉन्डेड द ट्वीट कैजुअली immediately after incidents, she calls a meeting. You, being a senior management accountant of CWL, were also present. Another triggering factor to convene meeting is a warning letter from the government. Government ने भी तो warning letter भेजा है कि तुम्हारे overcrowding हो रही है, हम तुम्हारा लाइसेंस को रिन्यू नहीं करेंगे। तो परमिट अगर रिन्यू नहीं किया तो फिर तो मुश्किल आ जाएगी। MD of the company is also present in said meeting and mentioned that CWL is committed to both shareholders and passengers. अब देखो अचानक से इसकी बत्ती जली कि एमडी ने कहा कि हमें सिर्फ शेयर होल्डर के ऊपर फोकस नहीं करना है। पहले तो इसने क्या कहा था, हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव है शेयर होल्डर के वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। फिर समझ में आया अरे यार हमें तो साथ में पैसेंजर्स की तरफ भी कमिटेड रहना पड़ेगा, वरना हमारा कुछ फायदा ही नहीं होगा और शेयर होल्डर के वेल्थ को मैक्सिमाइज कर ही नहीं पाएंगे। ऑल्सो सिग्निफाइज द नीड ऑफ डेवलपिंग परफॉर्मेंस मेट्रिक comprising indicators which balance the interest and needs of passengers with the requirements of the shareholders. तो सीईओ ने अप्रोच किया आपको और आपको पूछा सबसे पहले भाई आइडेंटिफाई कर दो द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद करंट परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स ऑफ सीडब्ल्यूएल। तो करंट परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं? देखो अभी हमें दो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बता दिए, पहला है आरओसी, दूसरा है नंबर ऑफ पैसेंजर्स ट्रैवल्ड। करेक्ट क्या? तो करंटली हम लोग ये यूज कर रहे हैं। अभी प्रॉब्लम क्या है इसके साथ में? पहला प्रॉब्लम ये है कि ये तो क्वांटिटेटिव है। अगर हम लोग नंबर ऑफ पैसेंजर्स को देखेंगे तो वो भी क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव तो है नहीं। आरओसी तो अपने आप में क्वांटिटेटिव है ही, फाइनेंशियल भी है। तो इवन दो वी आर फोकसिंग नॉट जस्ट ऑन द फाइनेंशियल बट ऑल्सो नॉन फाइनेंशियल, बट दोनों ही क्वांटिटेटिव है। और सर्विस सेक्टर में ये कंपनी ऑपरेट करती है, सर्विस सेक्टर में क्वालिटेटिव फीचर्स के ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस जाना चाहिए। तो पहला प्रॉब्लम तो यही है कि क्वांटिटेटिव डेटा के ऊपर ही फोकस करते हैं, क्वालिटेटिव डेटा के ऊपर फोकस है ही नहीं। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ एक ही स्टेक होल्डर के ऊपर इनका फोकस जा रहा है, विच इज द शेयर होल्डर, और बाकी स्टेक होल्डर्स के ऊपर फोकस ही नहीं है। तीसरा प्रॉब्लम यह है सर कि ऑब्जेक्टिव तो इनका शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना है, उसके कंपैरिजन में अगर देखेंगे कि कौन से मेजर को यूज करते हैं तो यूज करते हैं आरओसी को। अब वेल्थ मैक्सिमाइज करना है तो वो तो एक लॉन्ग टर्म मेजर हुआ, मतलब लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हुआ, और अगर हमें आरओसी को यूज करना है तो आरओसी तो शॉर्ट टर्म मेजर निकला। ऐसे में हमें ईवीआई यूज करना चाहिए था, ना कि आरओसी। तो मिसमैच होता है, ऑब्जेक्टिव और मेजर का कोई मैच नहीं हो पा रहा, मेल मिलन मिलाप नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ऐसे में क्या हो रहा है यार कि हमें अपने मेजर को चेंज करना चाहिए। अभी जो एग्जिस्टिंग मेजर है वो अपने आप में एक प्रॉब्लम है। और उसके अलावा जो नंबर ऑफ पैसेंजर्स हम लोग यूज कर रहे हैं ना अभी एक और परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बेसिस पर कि कितने इंक्रीमेंट होता है, तो वो भी हमें एक करेक्ट मेजर नहीं दे सकता। उसका रीजन ये है कि देखो हमें ऑलरेडी बता दिया है कि कुछ लोगों के लिए बस में ट्रैवल करना जरूरी है बिकॉज दे वांट अ फास्ट एंड रिलायबल ट्रैवल। तो वो बस में अपने कॉम्पिटिटर के पास भी जा सकते हैं, हमारे पास भी जा सकते हैं, ठीक है ना? तो हमारे पास ही क्यों आ रहे हैं, हमारे पास नंबर क्यों बढ़ा? हो सकता है कि आप जिन जिन स्टॉप्स पर रुकते होगे वहां पर आपके कॉम्पिटिटर रुकते ना हो, और ऐसे में आपके कस्टमर्स के पास जो अभी आपके पास में आ रहे हैं उनके पास में और कोई ऑप्शन ही नहीं है बट टू सिट इन योर बस ओनली। तो ऐसे में इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पैसेंजर्स माइट नॉट गिव यू एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग कि आपका सर्विस परफॉर्मेंस अच्छा है या नहीं है। क्योंकि एक तरीका होता है ये जानने का कि हमारा अगर सर्विस अच्छा है तो हमारे नंबर ऑफ कस्टमर्स, इन दिस केस नंबर ऑफ पैसेंजर्स बढ़ने चाहिए, पर यहां पर डायरेक्टली वो रिलेट नहीं कर पा रहा है। इस वजह से ये परफॉर्मेंस इंडिकेटर भी कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। तो ये रीजंस आप लिख के अपने प्रॉब्लम्स को सबसे पहले मेंशन कर दोगे। दूसरे पार्ट में हमें बोला है आरसीडब्ल्यूएल बसेस ट्रूली ओवरक्राउडेड as stated in warning letter, analyze in detail using the measure of occupancy, support your opinion with facts। हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैलकुलेशन करके पता चल जाएगा कि कितना ज्यादा ओवरक्राउडिंग हो रहा है, बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि नंबर ऑफ बसेस कितनी है, वी ऑल्सो नो कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी अवेलेबल होती है, और उसके अलावा हमें ये भी पता है कि कितने ट्रैवल कर रहे हैं। अगर देखो नंबर ऑफ सीट से ज्यादा पैसेंजर्स हुए तो फिर साधारण सी बात हो जाएगी कि यहाँ पर ओवरक्राउडिंग है। ठीक है ना? कैलकुलेशन कर लेते हैं। Let's make a table just like this. Particulars, route A, route B, ordinary Volvo, ordinary Volvo.
सबसे पहले तो हम लोग पैसेंजर कैपेसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पैसेंजर कैपेसिटी एक निकलेगा अपना बिजी आवर्स में, और एक हमारा निकलेगा क्वाइटर आवर्स में। ओके, लेट्स यूज द नंबर्स नाउ। ध्यान देने वाली एक और बात होगी, यहाँ पर आप मिस्टेक कर सकते हो कि इन्होंने क्या बताया कि कितने बसेस हम लोग यूज कर रहे हैं। तो हमारी 6 बसेस चलती है रूट ए पर, ऑर्डिनरी बसेस बिजी आवर्स में 6 बसेस चलती है। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ ट्रिप्स कितनी हो गई, 6 बस है। एक बार जाएगी, एक बार वापस आएगी। तो ऐसे करके नंबर ऑफ ट्रिप्स हमेशा इसकी डबल होने वाली है। जो भी हमें यहाँ पर नंबर दिया हुआ है उसका डबल कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ ट्रिप्स मिलेगा, और उसके हिसाब से ही फिर हमें कैलकुलेशन करना चाहिए, क्योंकि एक बार जाएगा तो 52 का कैपेसिटी है, वापस आएगा तो भी तो 52 का कैपेसिटी होगा, तो मल्टीप्लाई बाय 2 भी होना चाहिए। सो ये चीज का ध्यान रखना कि आप मल्टीप्लाई बाय 2 करना ना भूलें। 6 6 6 एंड 6, 8 10 12 एंड 12 दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब हर एक को ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर ऑर्डिनरी वालों को 52 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्वो वालों को 42 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। सो आई एम गोइंग टू राइट द कैलकुलेशन आल्सो हियर। 6 into 2 into 52, 6 into 2 into 42, again 6 into 2 into 52 and 6 into 2 into 42, एंड देन फिर यहाँ पर कितनी थी 8 into 2 into 52, यहाँ पर थी 10 into 2 into 42, then 12 into 2 into 52, and then again 12 into 2 into 42। तो ये आपके नंबर्स आ जाएंगे। नंबर्स निकाल लेते हैं, कितना होता है भाई बताओ मुझे। 6 into 2 into 52 कितना होता है, comes to 624। then 6 into 2 into 42 कितना होता है, it comes to 504। कॉपी पेस्ट, एंड देन क्वार्टर आवर्स में निकालेंगे। 8 into 2 into 52 is 832। 10 into 2 into 42 is going to be 840। then 12 into 2 into 52 is 1248, and 12 into 2 into 42 is 1008। ये तो हुए कैपेसिटी हमारी। अब नंबर ऑफ पैसेंजर्स कितने बताए हुए हैं वो भी हम लोग लिख लेते हैं। So the numbers are 720, 640, 760, 680। and then 580, 502, 820 and 720। ओके, अब करना कुछ भी नहीं है, नंबर ऑफ पैसेंजर्स वर्सेस नंबर ऑफ पैसेंजर कैपेसिटी। एक्चुअली मतलब कैपेसिटी अपनी पैसेंजर की कितनी है, यहां से हम लोग निकाल देंगे रेशियो। रेशियो निकाल के पता चल जाएगा। अगर आपकी पैसेंजर कैपेसिटी से ज्यादा नंबर ऑफ पैसेंजर्स हैं तो फिर ऐसे में आपका क्या हो गया, ओवर क्राउडिंग हो गया। ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग निकाल रहे हैं ऑक्यूपेंसी बिजी में और क्वाइटर में। ठीक है। सो पहला जो है 624 का मेरा कैपेसिटी है, 720 पर मैं हूं। सो 720 डिवाइडेड बाय 624 कर रहा हूं, ये आता है मेरा 115.38%। ठीक है, 1.15 आता है, उसको मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। देन 832 सॉरी 760 डिवाइडेड बाय 832, ये आता है मेरा 91.35%। Then repeat the process, 640 divided by 504 into 100 is 126.98%, and then 680 by 840 is
80.95%। उसके बाद में रूट बी पे 580 डिवाइडेड बाय 624 इंटू 100 इज 92.95%। निकाल रहे हो ना आप? कैलकुलेशन करना है, मेरे मेरे भरोसे बैठे मत रहो। 820 डिवाइडेड बाय 1248 into 100 is 65.71%, and then 502 divided by 504 is 99.6%, and then last one is 720 divided by 1008 is 71.43%। ये हो गया सर आपका ऑक्यूपेंसी। इसके बेसिस पे हमें समझ में आ गया कि आपका मोस्टली तो ओवर क्राउडिंग नहीं होता है, सिर्फ बिजी आवर्स में रूट ए पर ओवर क्राउडिंग होता है इन बोथ द बसेस, ऑर्डिनरी भी वॉल्वो भी, और वॉल्वो में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो इतना ज्यादा है नहीं प्रॉब्लम वैसे तो, बट हम अगर इसे टोटल बेसिस पे देखेंगे ना, इन सभी का टोटल निकाल कर देखेंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि ज्यादातर करके तो है ही नहीं ना, तो नहीं आएगा। सिर्फ इतना सा पार्ट अगर हम लोग फिर बाइफिकेशन करके देखेंगे तो समझ में आता है कि ओनली दिस पार्ट इज वेयर द ओवरक्राउडिंग इज हैपनिंग। यहाँ पर हम लोग चाहे तो कंट्रोल कर सकते हैं फिर ओवरक्राउडिंग करने का, सो दैट वी आर एबल टू रिन्यू आवर परमिट। ओके, तो ये एनालिसिस आप साथ में प्रेजेंट करेंगे, सिर्फ ये टेबल बनाने से काम नहीं चलेगा, यू ऑल्सो हैव टू राइट द एनालिसिस। तो पहले आप ये मेंशन कर सकते हो, टोटल भी अगर निकालना चाहो तो निकाल कर टोटल का परसेंटेज कैलकुलेट करके ऑक्यूपेंसी, और उसके बाद आप उस पर मेंशन कर सकते हो कि टोटलिटी बेसिस पर तो हमें नहीं दिखाई देता है ओवरक्राउडिंग, बट वो हमें गलत इंफॉर्मेशन दे सकता है, सो वी हैव टू ब्रेक इट डाउन इनटू मल्टीपल कैटेगरीज। और वो करने के बाद में एज पर टेबल अबव वी अंडरस्टैंड दैट बिजी आवर्स में रूट ए पर ही सिर्फ ऑर्डिनरी और वॉल्वो दोनों में ही ओवरक्राउडिंग होता है थोड़ा, बाकी किसी भी केस में ओवरक्राउडिंग नहीं होता है। सो यहाँ पर आपका एनालिसिस भी इसका खत्म हो जाएगा। दिस इज पार्ट 2। पार्ट 3 में हमें कमेंट करने के लिए बोला है ऑन द इंटेंसिटी ऑफ ओवर क्राउडिंग फॉर डिटरमाइनिंग द परफॉर्मेंस। इसको एक तरीके से अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके अगर बात करेंगे तो ये बोलना चाह रहे हैं कि ओवर क्राउडिंग का जो इंटेंसिटी होगा उसका परफॉर्मेंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, परफॉर्मेंस के ऊपर मेरे ओवर क्राउडिंग की इंटेंसिटी का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ये चीज के ऊपर कमेंट चाह रहे हैं। सीधी सी बात है यार, जितना ज्यादा ओवर क्राउडिंग होगा उतना ही ज्यादा इनकन्वीनियंस होगा मेरे कस्टमर्स को, तो कस्टमर डिससेटिस्फाई होंगे, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। हालांकि इसमें और भी फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि कितनी लंबी जर्नी है, अगर ज्यादा लंबी जर्नी होगी और ओवर क्राउडिंग होगी तो कस्टमर ज्यादा डिससेटिस्फाई होंगे, और अगर शॉर्ट जर्नी होगी तो शायद इतना ज्यादा फर्क ना पड़े। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें इसके अंदर लिखने चाहिए। 2 मार्क्स का है, तो पहले फर्स्ट 1 मार्क्स के लिए तो अपना यही हो जाएगा कि इंटेंसिटी का सीधा सीधा इम्पैक्ट यही है कि जितनी ज्यादा ओवर क्राउडिंग उतना ही ज्यादा इनकन्वीनियंस, उतना ही ज्यादा डिससेटिस्फैक्शन, तो परफॉर्मेंस खराब हो रहा है। और दूसरा मार्क गैदर करने के लिए, स्कोर करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा कि सिर्फ ये इसी फैक्टर पर डिपेंडेंट नहीं है, और भी फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लंबी जर्नी होगी तो ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, छोटी जर्नी होगी तो कम इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये आपको दोनों मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेगा। फिर नेक्स्ट पार्ट विच इज फोर्थ, एडवाइस हाउ बैलेंस स्कोर कार्ड एज द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम कैन हेल्प CWL। तो आप बताना है अब आपको CWL के अंदर बैलेंस स्कोर कार्ड कैसे हेल्प कर सकता है। सबसे पहले तो बैलेंस स्कोर कार्ड कैसे हेल्प करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, बाय हेल्पिंग देम एस्टैब्लिश अ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि सारे तरह के या फिर मल्टीपल तरह के स्टेक होल्डर्स के ऊपर फोकस करने में हेल्प करे। और इतना ही नहीं, हमें अलग अलग तरह से परफॉर्मेंस मेजर एस्टैब्लिश करने में हेल्प करेगा, हमें परफॉर्मेंस मेजर को अपने ऑब्जेक्टिव के साथ लिंक करने में हेल्प करेगा। तो ऐसे मल्टीपल फायदे इसके होते हैं। 4 पर्सपेक्टिव्स के बेसिस पर ये हमें हेल्प करता है डिजाइन करने में अपने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को। सबसे पहला होता है फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में हमें फाइनेंशियल डेटा लेकर चेक करना होता है कि हमारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा रहा है। ठीक है, अभी फिलहाल CWL के केस में क्या हो रहा है कि उसका ऑब्जेक्टिव तो है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, यानी कि वो शेयर होल्डर के वेल्थ को मैक्सिमाइज करना चाहता है, विच इज अ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। बट उसके कंपैरिजन में जो मेजर वो यूज कर रहा है वो है ROC, विच इज शॉर्ट टर्म। तो एक कॉन्फ्लिक्ट है, मेजर और ऑब्जेक्टिव मैच नहीं हो पाते, इस कॉन्फ्लिक्ट को एलिमिनेट करने में भी हमें हेल्प करेगा बैलेंस स्कोर कार्ड। वो बोलेगा कि आपको EVA या फिर डिविडेंड पेमेंट
या फिर शेयर होल्डर वैल्यू एडेड, जैसे कुछ फैक्टर्स को यूज करके कैलकुलेशन करना चाहिए। और ऐसे मेजर्स को यूज करके आप शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ज्यादा बेहतर तरह से चेक कर सकते हो। दूसरा होता है अपना कस्टमर पर्सपेक्टिव, जिसके अंदर हम लोग कस्टमर सेटिस्फैक्शन के ऊपर मेजर्स चेक करने की कोशिश करते हैं कि हमारे कस्टमर कितने ज्यादा सेटिस्फाइड है हमारे साथ में करंटली। तो अगर अभी हमारे कस्टमर्स को हम एनालाइज करें CWL के केस में, तो समझ में आएगा कि कितने ज्यादा सेटिस्फाई होते हैं हमसे। अब इनका एक मेजर उसके लिए यही है कि इंक्रीज हुआ है इन द नंबर ऑफ पैसेंजर्स, बट हमने जैसे कि पहले ही डिस्कस किया कि इट इज नॉट अ डायरेक्ट मेजर, वो और भी रीजंस की वजह से हो सकता है। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर पॉसिबली सर्वे कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड कि कितना ज्यादा कस्टमर हमारे सेटिस्फाई होते हैं हमसे। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंडेक्स जैसी कुछ चीज है जो हमें हेल्प कर सकती है। सो वी हैव टू एनालाइज द कस्टमर बिहेवियर, वी हैव टू एनालाइज द कस्टमर कि उसके क्वालिटेटिव फैक्टर्स कौन से होते हैं जिनके जिनके बेसिस पर उसका एक्सपीरियंस और उसका सेटिस्फैक्शन डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट आता है इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव। ये साइड पे तो इनने बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अभी इनका एलईडी वर्क नहीं करता, वाईफाई वर्क नहीं करता, इनके जो सर्विसेज है वो प्रॉपर नहीं है, और वेलकम ड्रिंक वर्थलेस है, स्नैक्स भी नए नहीं दे पा रहे हैं। तो अभी करंटली तो इन्होंने इस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस किया नहीं हुआ है। इनफैक्ट अभी तो फोकस अलग ही हटा हुआ है। बट ये वर्क करता है, ये डील करता है विद इंटरनल प्रोसेस एफिशिएंसी। हमारा प्रोसेस इतना एफिशिएंट होगा उतना ही ज्यादा हमें हेल्प करेगा, उतना ही ज्यादा हम लोग कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो अभी रिलायबिलिटी, ओवर क्राउडिंग जैसे भी कुछ फैक्टर्स आते हैं जो अभी एक थ्रेट बन के सामने खड़े हैं CWL के सामने, जिनसे डील करने के लिए इन्हें इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अगर ये ओवर क्राउडिंग के इशू को डील कर लेते हैं तो परमिट के रिन्यूअल होने का जो प्रॉब्लम है वो ये सॉल्व कर पाएंगे। लास्ट आता है लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव। लर्निंग और ग्रोथ में तो हम लोग नई नई चीजें करना चाहते हैं ताकि कस्टमर की एक्सपीरियंस को इंप्रूव कर पाए। उसके लिए हम लोग ये भी कोशिश करेंगे कि हमारा इनोवेशन भी हो हमारी साइड से, और ये भी कोशिश करेंगे कि हमारे जो एम्प्लॉयज होंगे उन्हें भी ट्रेनिंग मिले, वो भी कुछ सीखें और लर्निंग भी होती रहे। तो अभी दोनों तरीके से हमें काम करना पड़ेगा। इनोवेशन लेके आना पड़ेगा सबसे पहले, तो नए नए तरह के स्नैक्स होने चाहिए, वेलकम ड्रिंक अलग अलग तरह की होनी चाहिए। बेटर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हम और बेहतर तरीके से क्या क्या कर सकते हैं, जैसे एलईडी को इम्प्रूव करना, वाईफाई को इम्प्रूव करना, ये सब कुछ आपका इनोवेशन का पार्ट बनेगा। उसके अलावा इतना ही नहीं, आप इलेक्ट्रॉनिक बसेस की तरफ जाने का भी सोच सकते हो, क्योंकि अगेन जैसे कि हमने डिस्कस किया कि एनवायरमेंटली फ्रेंडली भी कुछ लोग हैं, तो वो हमारे इस सर्विस प्रोवाइडिंग, ये जो सर्विस हम लोग रेंडर करेंगे इलेक्ट्रॉनिक बसेस का, उससे और ज्यादा सेटिस्फाई शायद हो जाए। इतना ही नहीं, सर्विस सेक्टर में हम लोग वर्क कर रहे हैं तो कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत सुपीरियर होना चाहिए। इसके लिए हमें अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देना पड़ेगा। उनकी लर्निंग होगी तो फिर और ज्यादा बेहतर तरीके से हम लोग अभी जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं वो भी एक फास्ट तरीके से कर पाएंगे, अपना कॉस्ट बचेगा। और इतना ही नहीं, अपनी हेल्प डेस्क पे या फिर काउंटर पर जब कस्टमर इंटरैक्ट करेगा हमारे एम्प्लॉयज के साथ में, वहां पर भी हम कस्टमर सर्विस को इंप्रूव कर पाएंगे, तो हमारा कस्टमर ज्यादा सेटिस्फाई हो जाएगा। ये होता है अपना थर्ड पार्ट का आंसर। इस तरीके से, सॉरी, फोर्थ पार्ट का आंसर। इस तरीके से हमें बैलेंस स्कोर कार्ड हेल्प करेगा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को एस्टैब्लिश करने में। लास्ट पार्ट, व्हाट आर द एक्सपेक्टेड इश्यूज विच में अराइज रिगार्डिंग परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। कौन कौन से इश्यूज अराइज हो सकते हैं परफॉर्मेंस इंडिकेटर से रिलेटेड वाइल CWL अप्लाइंग द बैलेंस स्कोर कार्ड। देखो, बैलेंस स्कोर कार्ड अप्लाई करते हैं ना, तो उसमें कुछ कुछ इश्यूज भी हो सकते हैं, हमें एक्सप्लेन करना है इसमें। अब ये हमारी क्लास में तो हम लोगों ने ऑलरेडी पहले एक बार डिस्कस किया हुआ है, तो जो भी क्लास वाले हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, वो नीचे मेंशन करो कि अपन ने पहले इसे कहाँ पर पढ़ा हुआ है। अगर तुम्हें याद नहीं आता है तो मैं तुम्हें कमेंट सेक्शन में बताऊंगा कि हमने इसे कहाँ पर देखा है। और रेफरेंस अपना मैं आपको हिंट दे देता हूँ, स्कोप व्यू में हम लोग ऑलरेडी एक केस स्टडी के अंदर बैलेंस स्कोर कार्ड के ऊपर इसे कवर कर चुके हैं कि कौन कौन से इश्यूज होते हैं जब बैलेंस स्कोर कार्ड को अप्लाई किया जाता है। ठीक है, अभी फॉर एवरीवन हु इज वाचिंग दिस हम लोग डिस्कस करते हैं कि इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला जो मेजर इशू होता है वो होता है विथ रेफरेंस टू सिलेक्शन ऑफ मेजर्स। अब देखो, इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, इतने सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं अलग अलग तरह के, हर एक का एक अपना ऑब्जेक्टिव हो सकता है। अगर मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स को सेटिस्फाई करने जाते हैं तो हर एक का अपने, हर एक ऑब्जेक्टिव का भी मल्टीपल मेजरमेंट करने के लिए इंडिकेटर्स बनाए जा सकते हैं। जब इतने सारे मेजर्स अवेलेबल होते हैं तो फिर हमें सिलेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि हम कौन से मेजर को सिलेक्ट करके उसे यूज करें अपने परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए। दूसरा होता है मेजरमेंट करने में डिफिकल्टी आती है। देखो, जो क्वालिटेटिव डेटा होता है ना, उसे गैदर करना, कलेक्ट करना, उसे इंटरप्रेट करना, उसे क्वांटिफाई करना फॉर द सेक ऑफ मेजरमेंट, वो सब मुश्किल होता है। जैसे कि एग्जांपल अगर देता हूं, तो हमने ये तो मेजर कर लिया कि ओवरक्राउडिंग कितना हो रहा है, बट उसकी वजह से कस्टमर के लिए जो इनकन्वीनियंस कॉज हम लोग कर पा रहे हैं, या फिर कस्टमर को जो डिससेटिस्फैक्शन हम लोग कॉज कर रहे हैं, उसको किसी तरीके से क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता। तो ये थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आती है
जब हम लोग क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हैं तो मेजरमेंट में डिफिकल्टी होती है। उसके अलावा होता है कि मेजर्स कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं। जैसे CWL के केस में अगर एग्जांपल देते हैं तो एक हो जाएगा कि हम इलेक्ट्रॉनिक बसेस की तरफ जाना चाहते हैं, बिकॉज मोर नंबर ऑफ पैसेंजर्स विल बी सेटिस्फाइड देन, क्योंकि लोग एनवायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं, हमें भी सोचना चाहिए। बट एट द सेम टाइम अगर हम लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ने की वजह से अपना जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो तो कम होने ही वाला है, अपना ईवीए भी रिड्यूस हो जाएगा। तो इस वजह से थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है अलग अलग तरह के मेजर्स के बीच में। एंड देन ऑब्जेक्टिव हमारा शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है करंटली, उसके हिसाब से हम लोग यूज कर रहे हैं अपने ROC को। और उसके लिए एक्चुअली में मल्टीपल इंडिकेटर्स यूज किए जा सकते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ईवीए कर सकते हो, एसवी कर सकते हो, डिविडेंड से रिलेटेड चीजें कर सकते हो, मार्केट कैप से रिलेटेड कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। बट कई बार क्या होता है कि कंपनी कोशिश करती है कि ज्यादा से ज्यादा इंडिकेटर्स को कैप्चर कर ले। अगर आप ऐसा भी करने जाओगे तो उसके अंदर बहुत सारे रिसोर्सेस, पैसा, टाइम दोनों लग जाएगा, तीनों लग जाएगा, जिसकी मदद से आपको अल्टीमेटली कोई फायदा नहीं होगा, अननेसेसरी टाइम और रिसोर्सेज वहां पर कंज्यूम हो जाएंगे। तो ये भी एक प्रॉब्लम इसके अंदर होती है। ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो बैलेंस स्कोर कार्ड को इंप्लीमेंट करते वक्त आप देख सकते हो, फेस कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ में अपना केस स्टडी होता है खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 तो रिपीट है, दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन फ्रॉम योर स्टडी मटेरियल, ये आपको मिल जाएगा चैप्टर 4 में। उसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ईवीए के ऊपर क्वेश्चन है, दिस इज ऑल्सो रिपीटेड क्वेश्चन, या एज इट इज क्वेश्चन आपको स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा। WDO और WBO वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 है, एफ मैनेजेस द स्कूल कैंटीन, ये WCMS वाला क्वेश्चन है, अगेन रिपीटेड फ्रॉम द स्टडी मटेरियल ओनली। इसका पार्ट बी, MD ऑफ P लिमिटेड, जिसमें 150% इंजीनियरिंग कंपनी है, उसने अपने सबसे बड़े क्लाइंट को छोड़ दिया। ये क्वेश्चन भी हमने कई बार देखा हुआ है पहले भी, ड्रॉपिंग ऑफ प्रॉफिटेबल क्लाइंट वाला क्वेश्चन। एथिकल कंसिडरेशंस के ऊपर ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हमने कई बार कितने ही RTPs, MTPs और पास पेपर्स में इसे देख लिया है। दिस इज अ वेरी गो टू क्वेश्चन, 4A 4B पे जनरली ये क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है ऑलमोस्ट हर पेपर के अंदर। सो वापस से डिस्कस करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये रिपीटेड है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसका जो और क्वेश्चन है वो नया है, वापस से बैलेंस स्कोर कार्ड के ऊपर ही है, बट बहुत सिंपल है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ बैलेंस स्कोर कार्ड आइडेंटिफाई द पर्सपेक्टिव्स ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशंस। हमें पर्सपेक्टिव आइडेंटिफाई करना है और कुछ नहीं। पहला एक कुरियर कंपनी, उसका टारगेट पैरामीटर क्या है कि 100% ऑन टाइम डिलीवरी होनी चाहिए प्रायोरिटी डिस्पैचेस की। तो इससे हम लोग क्या अचीव करना चाह रहे हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो यहाँ पर ये कस्टमर सेटिस्फैक्शन का डायरेक्टली लिंक करता हुआ पॉइंट है, ऑन टाइम डिलीवरी होगी तो कस्टमर सेटिस्फाई होगा। सो ये अपना कस्टमर पर्सपेक्टिव में आना चाहिए। दूसरा ट्यूशन सेंटर, ट्यूशन सेंटर में हमें बताया सेटअप क्लास ऑन इंटरनेट फैसिलिटी फॉर बेटर रीच फॉर मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड एब्सेंटीज। हम लोग यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं, कुछ नई चीज को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं फॉर ग्रोथ, तो ये अपना लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव हो गया। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में, ये सेटअप कर रहे हैं सर्विस सेंटर को इन ऑल द मेजर सिटीज फॉर आफ्टर सेल्स सपोर्ट। अब ये आफ्टर सेल्स पढ़ के आप कंफ्यूज हो सकते हो, आप सोच सकते हो कस्टमर पर्सपेक्टिव है, बट अभी बात क्या चल रही है कि सर्विस सेंटर को हम लोग सेटअप कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं, हमें इंटरनली अपनी रीच को बढ़ाना है। इसका मतलब यह है कि हम लोग अपने एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये होता है अपना इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव। एंड लास्ट आता है गवर्नमेंट टैक्सेशन डिपार्टमेंट, ये इंश्योर कर रहे हैं कंप्यूटर ट्रेनिंग टू ऑल ऑफिसर्स अबव सर्टेन रैंक टू इंप्रूव देयर कैपेबिलिटीज। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत ही सिंपल है, विच इज लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव। ठीक है, ये चारों हमने आइडेंटिफाई कर लिए। इसमें कुछ डाउट आता है तो नीचे मेंशन करना कमेंट सेक्शन में, मैं आपके डाउट को सॉल्व कर दूंगा। पार्ट सी, वापस से नया क्वेश्चन है, कुछ नई बात इसके अंदर है नहीं, बट द क्वेश्चन इज न्यू, इसलिए हमें इसे कवर कर लेना चाहिए। ये सिंपली कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। एडवर्ड लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स वेइंग मशीन्स ऑफ स्टैंडर्ड साइज एंड सेल्स इट्स प्रोडक्ट्स to two industrial customers, namely MT Limited and KG Limited, and to a dealer MG Brothers, having shops in different cities. Maximum retail price per unit of weighing machine is 11,000 and per unit average cost of production is 5,500. 40% is general fixed overhead cost. ध्यान देना, 40% जो है वो जनरल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट है 5,500 में से। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि हमें तो पहले तो सिर्फ 60% लेकर कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना चाहिए, और जो 40% ओवरहेड कॉस्ट होगा वो लास्ट में अलग से लेंगे। नाउ द फाइनेंस ऑफिसर हैज बीन आस्क्ड to undertake a customer profitability analysis and calculate and compare
द प्रॉफिट मार्जिन पर कस्टमर बिफोर डिडक्टिंग जनरल फिक्स्ड ओवरहेड। आपको क्या करना है, कैलकुलेट प्रॉफिट मार्जिन पर कस्टमर बिफोर जनरल फिक्स्ड ओवरहेड को डिडक्ट किए। तो इसको डिडक्ट करने की एक्चुअली में कोई जरूरत होने नहीं वाली। टू नो अबाउट द रियल कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी, फॉलोइंग आर द एडिशनल ओवरहेड इंफॉर्मेशन। और कौन कौन से ओवरहेड्स हैं, तो डिलीवरी कॉस्ट है 200 पर किलोमीटर, इमरजेंसी डिलीवरी कॉस्ट है 21,000 पर डिलीवरी, ये एडिशन पे होती है डिलीवरी कॉस्ट के। ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट है 6,000 पर ऑर्डर, स्पेसिफिक डिस्काउंट और सेल्स कमीशन एज पर नेगोशिएशन है, नीचे पता चलेगा। और प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट वो भी नीचे दिया हुआ है। तो सेल्स हुआ है 2000 1800, टोटल डिलीवरी किलोमीटर ट्रेवल्ड 1000 800 900, इसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, तो डिलीवरी कॉस्ट आ जाएगी। नंबर ऑफ इमरजेंसी डिलीवरीज दी हुई है, तो इसके हिसाब से हम लोग 21,000 को मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे इमरजेंसी डिलीवरी कॉस्ट। नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्रोसेस्ड हमें दिए हुए, इसके हिसाब से हम लोग 6,000 को मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे कि ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना होता है। फिर स्पेसिफिक डिस्काउंट में बोले परसेंटेज ऑफ सेल्स रेवेन्यू, तो 2000 मल्टीप्लाइड बाई 11,000 जो अपन ने किया था वो आता है रेवेन्यू, करेक्ट। उसका 25%, 20% और 15% आप निकाल के माइनस कर दोगे, ये हो गया आपका स्पेसिफिक डिस्काउंट। और सेल्स कमीशन भी परसेंटेज ऑफ सेल्स रेवेन्यू ही बोला है, तो ये परसेंटेज भी आप निकाल कर उसे भी माइनस कर दोगे, तो वो हो जाएगा आपका सेल्स कमीशन। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट एज इट इज माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच कस्टमर। एंड देन वी आल्सो कैन कमेंट ऑन द रिजल्ट्स, रिजल्ट्स के ऊपर भी कमेंट करना पड़ेगा। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे 11,000 से, चालीस परसेंट तो अपना फिक्स्ड ओवरहेड था, तो 60% से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60% से मल्टीप्लाई करके वी शुड ऑल्सो मल्टीप्लाई दिस विथ ए। तो ए इंटू 5500 इंटू 60%, 5500 इंटू 60% होता है सर आपका 3300। ओके, 3300 को 2000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आता है 66 लैक्स। फिर यहाँ पर आएगा 33 लैक्स, और उसके बाद में आएगा आपका 26 लैक्स 40,000। डन, ये हो गया वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पर निकल जाएगा अपना कंट्रीब्यूशन पर कस्टमर। सो कंट्रीब्यूशन आता है 2 crore 20 lakhs minus 66 lakhs, this comes to 1 crore 54 lakhs। फिर इधर इसका ठीक आधा हो जाने वाला है, which will be 77 lakhs, और इधर आपका हो जाता है 61 lakhs 60,000। ओके, ये भी हमारा कैलकुलेशन हो गया कंट्रीब्यूशन का। दिस इज बेसिकली डी इज इक्वल्स टू बी माइनस सी। ऑलराइट, ये कंट्रीब्यूशन निकालने के बाद में अब हम लोग ओवरहेड कॉस्ट को माइनस कर देंगे। सबसे पहला जो ओवरहेड है हमारे पास में वो है आपका डिलीवरी कॉस्ट। सो 1800 और 900 तीनों को मल्टीप्लाई करना चाहिए 200 से,
2 lakhs, 160 एंड 180। फिर आता है आपका इमरजेंसी डिलीवरी, एंड वो आएगा आपका 2, 1 एंड 0 मल्टीप्लाइड बाय 21,000। So this comes to 42,000, 21,000, 0। इसके बाद में आपका नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्रोसेस्ड, तो ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट, एंड दैट इज व्हाट 4, 2 और 8 मल्टीप्लाइड बाय 6,000। So this is 24,000, this is 12,000, this is 48,000। नेक्स्ट ऑर्डर प्रोसेसिंग के बाद में आता है स्पेसिफिक डिस्काउंट, देन आता है सेल्स कमीशन, एंड देन आता है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। एड एक्सपेंसेस तो एज इट इज है, बाकी दोनों में मल्टीप्लाई करना है। सो 25, 20 और 15, 15, 10 और 5, ये परसेंटेज हमें दिया हुआ है। सबसे पहले 25% मल्टीप्लाइड बाय 2 crores 20 lakhs, this comes to 55 lakhs, एंड 2 crores 20 lakhs का ही 15% है अपना सेल्स कमीशन, वो होता है 33 lakhs। देन फॉर द नेक्स्ट कस्टमर इट इज 1 crores 10 lakhs multiplied by 20% comes to 22 lakhs, and then 1 crores 10 lakhs multiplied by 10% comes to 11 lakhs, and then finally the last one 88 lakhs multiplied by 15% पहला, which is 13 lakhs 20,000, and then multiplied by 88 lakhs multiplied by 5%, which comes to 4 lakh 40,000। और फिर फाइनली लास्ट वाला आता है which is 875,000, 615,000 and 430। फिक्स्ड एक्सपेंसेस के लिए हमें बता दिया है कि वो माइनस किए बिना हमें निकालना है प्रॉफिटेबिलिटी, तो उसे माइनस करने की जरूरत ही नहीं है, एज इट इज इग्नोर्ड। ओके, कैलकुलेशन आप इसका कर लें। तो कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे आपको क्या समझ में आता है कि सबसे ज्यादा है भाई अपना एमटी का, ठीक है। ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद में जो आएगा उसके बेसिस पे अपन एनालिसिस कर पाएंगे। सो एनालिसिस के लिए रुकना है, अभी भागना नहीं है, एनालिसिस बचा हुआ है अभी, विच इज द मेन पार्ट। 1 crores 54 lakhs माइनस डिलीवरी कॉस्ट है अपनी 2 लाख की, माइनस इमरजेंसी डिलीवरी है 42,000 की, माइनस 24,000, माइनस 55 lakhs, माइनस 33 lakhs, एंड देन माइनस 8,75,000। सर ये आता है 54 lakhs 59,000। ऑलराइट, देन नेक्स्ट वन स्टार्ट हुआ था 77 लाख से, इसमें माइनस करना पड़ेगा 1,60,000 को, इसमें माइनस करना पड़ेगा 21,000 को, एंड देन यू हैव टू डिडक्ट 12,000। फिर आप माइनस करेंगे 22 lakhs को, फिर आप माइनस करेंगे 11 lakhs को, और उसके बाद आप माइनस करेंगे 6,15,000 को। तो यहाँ पर आपका आता है 35,92,000, एंड देन उसके बाद में द लास्ट वन विच इज 88 लाख से स्टार्ट होता है, सॉरी कंट्रीब्यूशन है 61,60,000, इसमें से माइनस करेंगे आप 1,80,000 को, देन यू विल डिडक्ट 48,000, फिर आप माइनस करेंगे 13,20,000 को, उसके बाद आएगा 4,40,000, और उसके बाद में आएगा 4,30,000। ये आता है आपका 37,42,000। ये तो है टोटल प्रॉफिट पर कस्टमर, अभी तक प्रॉफिटेबिलिटी निकला नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा सबसे पहले तो इसका परसेंटेज, कि प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है। सो प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं आउट ऑफ द सेल्स। सो
2 करोड़ 20 लाख में से 54,59,000 का कितना परसेंट होता है? 54,59,000 divided by 2 crores 20 lakhs is only is actually not only 24.81%. It's a good percentage. Then 35,92,000 divided by 1 crores 10 lakhs ये आता है आपका 32.65%. And then last one 37,42,000 divided by 88 lakhs is 42.52%. तो हमें क्या समझ में आता है? कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर अगर देखेंगे तो सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस है हमारे एमटी का, बट फिर अगर प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पर देखेंगे तो सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस है एमजी का. ये कब पता चलता है? आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द ओवरहेड एक्सपेंसेस ऑल्सो. तो जब ओवरहेड को माइनस करेंगे उसके बाद ही रियल प्रॉफिटेबिलिटी समझ में आएगी, और उसके बेसिस पर एमजी इज द बेस्ट परफॉर्मिंग कस्टमर और मोस्ट प्रॉफिटेबल कस्टमर. ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन होता है खत्म. इसके साथ में हमारे सारे नए क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं. आगे क्वेश्चन मैं आपको क्विकली बता देता हूँ कि वो भी सारे रिपीटेड है. एक्चुअली A1 सिक्योरिटीज का क्वेश्चन यहाँ पर डाला हुआ है. सर्वेलेंस कैमरा के ऊपर ये क्वेश्चन डाला हुआ है. देखो ध्यान से देखो, थ्रूपुट अकाउंटिंग का क्वेश्चन है, बुक का ही है, स्टडी मटेरियल का. एक्सीलेंट वुडक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड बजटिंग में आपको मिल जाएगा, बजटरी कंट्रोल में. अगेन आपको मॉड्यूल के अंदर मिलेगा, स्टडी मटेरियल में देखना. रिपीटेड है 6A गोल्डन पेंट्स, वापस से रिपीटेड है स्टडी मटेरियल से. एंड देन क्वींसलैंड केमिकल्स, ये नया नया ऐड हुआ है. Q2 केमिकल्स के नाम से आपने इसको बहुत बार देखा होगा पहले, ये भी वापस से रिपीट हुआ है. ठीक है, तो इसके साथ में अपने सारे नए क्वेश्चन कवर हो जाते हैं. 3 ही है, एक केस स्टडी है और 2 क्वेश्चंस है. आई होप आपको समझ में आए होंगे. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस. ऑल द बेस्ट. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर वीडियो ऑन SCMP. अभी दिसंबर 21 का जो पेपर हुआ था उसका सजेस्टेड आ चुका है. हम लोग कवरेज करके दिसंबर 21 के जस्ट अगले ही दिन पर एक बार तो मैंने सोल्यूशन निकाल दिए थे. अभी डिटेल्ड सॉल्विंग के साथ में नया वीडियो आने वाला है, तो पूरा वो आई थिंक 3.5 to 4 आवर्स का चले जाएगा, क्योंकि हम लोग हर क्वेश्चन को एकदम डिटेल में सॉल्व करेंगे. सो लुक आउट फॉर दैट. अगर आपने दिसंबर 21 का अभी तक सॉल्व नहीं किया है, दैट वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू. थैंक यू सो मच अगेन, एंड मिलते हैं आपसे. सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब टू द चैनल टू फाइंड आउट मोर सच इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट वीडियोज ऑन